राजा निरंकुश। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राजतंत्र में तीनों शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, इसलिए शासक की प्रवृत्ति निरंकुश होती है। फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, अर्थात शासन की तीनों शक्तियों को पृथक किया जाना चाहिए। लोकतंत्र के यही तीन स्तंभ हैं: लोकतंत्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका संसद, कार्यपालिका स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी में नौकरशाही, अस्थायी में मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। भारत में दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है, लेकिन न्यायपालिका एकल है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का अंग है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अतः स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है। वहाँ विधायिका व कार्यपालिका पूर्णतः अलग होते हैं। वहाँ विधायिका का सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। संविधान सभा। AD 1895 बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। AD 1922 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। 1922 गांधी जी ने मांग की कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। 1928 में नेहरू समिति इसने संविधान के लिए प्रारूप पेश किया था। 1934 MN रॉय, इन्होंने संविधान सभा की मांग की। 1935 कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की। 1938 जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा की मांग की थी, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित हो। अगस्त प्रस्ताव 1940, अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। क्रिप्स मिशन 1942, इसमें निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था। प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित। 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। जुलाई अगस्त 1946 संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। निर्वाचक मंडल प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य थे: निर्वाचक पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। कुल सदस्य 389, ब्रिटिश भारत के 296, रियासतें 93 मनोनीत, 296 प्रांत 292, उच्चायुक्त प्रांत 4 थे: दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान। प्रति 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि लिया गया था। मुस्लिमों तथा सिखों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित थी, जबकि सिखों के लिए 4 सीटें आरक्षित थी। 210 सीटें सामान्य के लिए। कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए। मुसलमानों तथा सिखों के लिए आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस के 3-3 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर शप्रू ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था। जयपुर के 3, जोधपुर के 2, उदयपुर के 2, बीकानेर, अलवर, कोटा के 1-1 सदस्य ने भाग लिया। संविधान सभा के निर्वाचन के बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वह संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष। 16 जुलाई 1948 को वी.टी. कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप दिया। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की मार्गदर्शिका था। इसमें संविधान की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख किया गया। यह संविधान का दर्शन था। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु: नंबर 1, स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना। स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्न क्षेत्रों को शामिल करना। नंबर 1, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारतीय राज्यों के क्षेत्र, अन्य भारतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र राज्य जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहें। भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाए तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होंगी। संप्रभुता व शासन की समस्त शक्तियाँ जनता में निहित होंगी। लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र व पिछड़े वर्गों, सामाजिक रूप से वंचित पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि की समक्षमता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना, संघ की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
विश्व शांति एवं मानव कल्याण को प्रोत्साहन देना, स्वतंत्र भारत में जल, थल और नभ में पूर्ण स्वतंत्रता हो। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। संविधान सभा की समितियां संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, जनजातीय क्षेत्र बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति पटेल, उपसमितियां मूल अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति एस.सी. मुखर्जी, जनजातीय क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र उपसमिति गोपीनाथ बारदोलाई, बाह्य क्षेत्र व आंशिक बाह्य क्षेत्र असम के अतिरिक्त उपसमिति ए.वी. ठक्कर, राष्ट्रध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद शादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन. माधव राय, टी.टी. कृष्णामाचारी, इंडियन स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया था तथा इसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया। संविधान सभा ने 3 पठन में संविधान को पारित किया। प्रथम पठन 4 से 9 नवंबर, द्वितीय पठन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तृतीय पठन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। इस दिन संविधान को एकीकृत, एडोप्ट, अधिनियमित, इनेक्ट और आत्मार्पित गिवन टू आवर सेल्फ किया गया। इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति शपथ, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 366, 367 निर्वाचन स्पष्टीकरण, आर्टिकल 379, 380, 388, 391, 92, 93 अस्थायी प्रावधान। शेष भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका में बदलाव क्या क्या हुए। अब संविधान सभा संप्रभु संस्था बन गई थी क्योंकि अब यह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई थी। इस पर किसी ब्रिटिश कानून का दबाव नहीं था। अब संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी, संविधान का निर्माण करना अर्थात संविधान की सभा की भूमिका। इस समय इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। नंबर 2 भूमिका, यह विधानमंडल या संसद के रूप में कार्य करती थी। इसके तहत विधि का निर्माण करती थी। जब यह संसद के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर करते थे। अब इसकी सदस्य संख्या 389 से घटकर 289 रह गई थी क्योंकि शेष सदस्य पाक का हिस्सा बन गए थे। 299 में ब्रिटिश भारत के 229 और रियासत के 70 सदस्य थे। क्या भारत को संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई। मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को मान्यता दी गई, राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी तथा इस समय संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी संसद के रूप में कार्य करते रही 1952 तक, जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हुआ। संविधान सभा की आलोचनाएं। संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। इसका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया गया था। इसलिए संविधान सभा सही मायने में जनता की प्रतिनिधि नहीं थी तथा रियासतों के प्रतिनिधि तो अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित नहीं थे। राजाओं ने इसका मनोनयन किया था, इसलिए वे जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। उपयुक्त आलोचना उचित नहीं है क्योंकि तत्काल परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन लगभग असंभव था। देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त ढांचा नहीं था, समयाभाव था, जनता में अशिक्षा थी, राजनीतिक जागरूकता का अभाव था। इन सभी स्थितियों के कारण संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करवाया गया। रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया था क्योंकि वहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए भी पर्याप्त आधार नहीं था। संविधान सभा की दूसरी आलोचना यह है कि यह एक संप्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। यह आलोचना भी उचित नहीं है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु संस्था बन गई थी। अब यह कैबिनेट मिशन के अनुशंसाओं से मुक्त थी तथा इसमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि यह अपने सभी निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता से लेगी।
नंबर 3, कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में अधिक समय लिया। इसे पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा, जबकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में संविधान पूरा कर दिया था। यह आलोचना भी तार्किक नहीं है, क्योंकि भारत व अमेरिका की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। क्योंकि भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषाई, बहुधार्मिक देश है। हमारा सामाजिक ढांचा अत्यधिक जटिल है। इसमें अनेक जनजातियाँ तथा सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े वर्ग हैं, अतः अल्पसंख्यकों व वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने थे। जबकि अमेरिका का सामाजिक ढांचा जटिल था, न ही भारत जैसी विविधताएं थी। हालांकि अमेरिका में भी रेड इंडियंस व अफ्रीकी मूल के लोग थे, लेकिन उनके हितों के लिए संविधान में कोई उपाय नहीं किया गया। नंबर 2, अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है। इसमें केवल 7 आर्टिकल थे, जबकि भारतीय संविधान विश्व का अत्यधिक विस्तृत संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक बात को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। नंबर 3, अमेरिकी संविधान केवल परिसंघ का संविधान है। वहाँ के राज्यों के संविधान अलग हैं, जो कालांतर में बनाए गए, जबकि भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के दोनों के संविधान समाहित हैं। उपयुक्त कारणों से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में अधिक समय लिया। नंबर 4, कुछ आलोचकों का मानना है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, इसलिए संविधान में कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया तथा अन्य विचारधारा की उपेक्षा की गई। उपयुक्त आलोचना भी तार्किक नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य अधिक होने के बावजूद कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिक प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। नंबर 2, अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। नंबर 3, संविधान सभा का प्रारूप समिति ने तैयार किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर कांग्रेस से नहीं थे। प्रारूप समिति में केवल 2 कांग्रेस के सदस्य थे, KM मुंशी और TT कृष्णामाचारी। इससे सिद्ध होता है कि संविधान के प्रारूप के निर्माण में कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं था। भारतीय संविधान में सभी विचारधाराओं को पर्याप्त महत्व दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा की ओर झुका हुआ नहीं है। 5, आलोचना। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में अधिकांश सदस्य हिंदू थे, इसलिए इस पर हिंदू विचारधारा का प्रभाव है। उपयुक्त आलोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर हुआ था। चूँकि हिंदू बहुसंख्यक थे, इसलिए उसी अनुपात में हिंदू सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। नंबर 2, देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाक में रह गए थे, इसलिए भी हिंदुओं का अनुपात अधिक हो गया था। हिंदू सदस्य अधिक होने के बावजूद भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में किसी एक धर्म का विशेष प्रभाव नहीं है, बल्कि सर्वधर्म संभाव है। नंबर 6, वकील व राजनेता अधिक थे, इससे किसानों व मजदूरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। वकीलों के कारण इसकी भाषा अत्यधिक जटिल है। उपयुक्त आलोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि वकील व राजनेता ही संवैधानिक व राजनीतिक मामलों के जानकार होते हैं तथा प्राय सभी देशों में इनके द्वारा ही संविधान तैयार किया जाता है। नंबर 2, जहाँ तक किसानों मजदूरों का प्रश्न है, तो उनमें राजनीतिक जागरूकता की कमी थी। इसके बावजूद संविधान में उनके हितों को पर्याप्त संरक्षण दिया गया।